हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 11वीं क्लास में चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सदृश संख्याएं तथा द्विघातीय समीकरण। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में जिन संख्याओं के बारे में हम अध्ययन किए थे उन संख्याओं पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। आज शुरुआत में या पिछली कक्षाओं में आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। नेचुरल नंबर, शुरू में जब गणित का अध्ययन शुरू में हुआ तो उस समय नेचुरल नंबर से ही हमारे सभी काम चल जाते थे और हमें ऐसा लगा, शुरुआती दौर में हम इतिहास में जा रहे हैं, ऐसा लगा कि अब इतने ही संख्याओं से हमारा पूरा काम चल जाएगा और किन्हीं भी संख्याओं की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, जीरो का भी अभाव आया है, तो एक जीरो का जरूरत पड़ा। 0, 1, 2, 3 इसमें ऐड होता गया, तो फिर ऐसी संख्याओं को हम क्या नाम दिए? पूर्ण संख्याएं। फिर और आगे विकास होता गया, फिर हमें ऋणात्मक संख्याओं का भी जरूरत पड़ा, तो इसमें ऐड होता गया 0, 1, 2, 3 डॉट 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 -1, -2। इन संख्याओं को हम क्या नाम दिए? पूर्णांक। ऐसी संख्याओं को हम नाम दिए पूर्णांक। अब हमें ऐसा लगा कि अब हमें किसी भी संख्याओं की जरूरत नहीं है, इससे भी हमारा पूरा गणित का अध्ययन हो जाएगा। लेकिन बाद में भिन्नात्मक संख्याओं का भी जरूरत पड़ा, जैसे 1/2, 2/3, 4/5। ऐसी संख्याओं को भी इसमें शामिल किया गया, तो उसे नाम दिया गया परिमेय संख्याएं। जैसे 2/3 या 1/2, इस टाइप की जितनी भी संख्या इसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, ये सब है। फिर इसके बाद भी कुछ ऐसी संख्याएं मिली, जैसे √2 कहाँ होगा, √3 कहाँ होगा, अपरिमेय संख्याएं। इनको भी जब शामिल किए तो अब ये सब संख्याएं मिल गई वास्तविक संख्याएं। तो अब तक आप जो 10वीं क्लास में पढ़े उसमें सबसे बड़ा जो संख्याओं का सेट है आपके पास, वो है वास्तविक संख्याएं। और अब तक गणित के अध्ययन में हमें इसके अलावा किसी भी संख्या की जरूरत नहीं पड़ा। हमको लगता है ऐसा कि अब इतनी ही संख्याओं से हम पूरे गणित का अध्ययन कर लेंगे। लेकिन अभी आप 10वीं क्लास में जब द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां एक प्रॉब्लम आया था, हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं। x² + x + 1 = 0, यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप सिद्धाचार्य का नियम पढ़े हैं, x = -b ± -b² - 4ac/2a। इस सूत्र से हम द्विघात समीकरण को हल करते थे। लेकिन अब हम ज़्यादा हल करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वहाँ कुछ शर्तों को हम याद दिला रहे हैं। इस समीकरण को जब हम हल करते थे वहाँ 3 कंडीशन बताया गया था कि जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, उस दशा में उसको हम सॉल्व करते थे और बोलते थे ऐसे समीकरण का विविक्तकर >0 है तो उसका वास्तविक हल होगा और दोनों हल अलग अलग होंगे, असमान होंगे। याद कीजिए। फिर दूसरा कंडीशन पढ़े थे b² - 4ac = 0। तो इस दशा में हम क्या निर्णय लिए थे? ऐसे समीकरण के हल वास्तविक होंगे और दोनों मूल समान होंगे। और एक कंडीशन, जब b² - 4ac < 0 था, तो यहाँ हम केवल ऐसे ही बोल के छोड़ दिए कि ऐसे समीकरणों का हल वास्तविक नहीं होगा और यही खेल खत्म। उसके बाद उसको हल करने के बारे में हम सोचते ही नहीं थे और न ही तो कोई टीचर आपसे हल कराने का प्रयास भी कराए थे। उसके बाद हम अपने दिमाग में कोई बात ही नहीं सोचे कि होगा भी कि नहीं हल होगा। अब वह समय आ गया है, ऐसे ही समीकरणों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और विशेष रूप से जो 11वीं क्लास में जो द्विघातीय समीकरण यहाँ चैप्टर आ रहा है, उसमें ऐसे ही समीकरणों को हम लोग हल ही करेंगे जिसके विविक्तकर < 0 है।
ओके, तो फिर इसके हल होंगे क्या, उसके भी हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसका व्युत्पन्न कर निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, b का मान 1 है, माइनस 4ac भी 1 है, ये -3 है, लेस देन 0 है। तो फिर ऐसे समीकरण का हल ज्ञात करने में परेशानी कहाँ आ रहा है, जब ये अंडर रूट इस सूत्र में रखेंगे, अंडर रूट निगेटिव होगा, अंडर रूट निगेटिव जब होगा तो वही प्रॉब्लम है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमें पता नहीं है। कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है जिसका वर्ग करें तो निगेटिव, जैसे x² + 4 = 0 ये द्विघात समीकरण है, इसको हम लिख सकते हैं x² = -4। तो क्या कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जिसका वर्ग करें तो -4 हो? अब तक नहीं पढ़े हम। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्याओं के बारे में कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि ऐसी भी संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं पर अध्ययन यहाँ करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम अंडर रूट -1 1 के वर्गमूल को हम लोग अक्षर i से मानते हैं। i रूट -1 को हम किससे नोट करेंगे, i से। पहले इस बात को समझना है, उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और i जो मान रहे हैं, i के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ गुणधर्म भी हैं, उस गुणधर्मों को पहले आप यहीं देख लें। तो i अंडर रूट -1 को जब i हम मान रहे हैं, तो अगर इसका वर्ग करें तो -1 = i² होगा। मीन्स i एक ऐसी संख्या मिल गई जिसका वर्ग -1 है। ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, इसे बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। तो यहाँ एक डिफिनेशन आपका बन गया, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं, इन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो i एक काल्पनिक संख्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो पहले i के गुणधर्म क्या होंगे, फिर यहाँ अगर i का क्यूब हम करते हैं तो क्या होगा, चलिए यहाँ से लिखते हैं i³। तो इसको लिख सकते हैं i² × i² का मान -1 है, तो -1 × i क्या होगा, -i होगा। i⁴ करें तो i² का स्क्वायर लिख सकते हैं, और i² ऑलरेडी -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे अगर हम घात बढ़ाते जाएं, i पर 5 कर दें तो i⁴ × i मान i होगा। और आप देखेंगे फिर यहाँ से i⁴ यहाँ क्या होगा, इसको देखिए, थोड़ा 7-8 घात हम लेकर चलते हैं। i⁴ क्या होगा, i⁴ × i² होगा। तो i⁴ क्या है, 1, और i² क्या है, -1, तो इसका मान -1 होगा। i⁴ को i⁴ × i लिख सकते हैं। i⁴ मीन्स -1, तो -1 × i होगा। i⁴ क्या होगा, i⁴ का स्क्वायर लिख सकते हैं, और i⁴ मीन्स 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इतने में थोड़ा सा हम देखें, i पर 2 घात लगाए, -1 आया, i पर 3 घात लगाए, -i आया। i पर कुछ भी पावर हम लगा रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, क्या क्या मान मिल रहा है, ध्यान दीजिए। कभी -i मिला, यहाँ -1 भी मिला है, यहाँ 1 मिला है, यहाँ i मिला है। इसके बाद फिर -1 आया है, फिर -i ही आ रहा है, फिर 1, यानी इसी 4 अंकों में से ही कोई न कोई अंक आएगा। आप आगे भी और अध्ययन करेंगे, i⁴ भी लगाएंगे, i पर 10 लगाएंगे, 11, 12, 13, 14, आप अनंत घात तक चले जाइए, आप देखेंगे केवल इन्हीं 4 अंकों में से कोई न कोई मान मिलेगा। ये इसका विशेषता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। और उसमें भी मुख्य रूप से गुणधर्म क्या है, जब i पर सम घात है, जैसे 2,
i टू पावर 4, i टू पावर 6, तो इसके मान या तो -1 है या फिर +1 है। -1 ये भी एक गुणधर्म है, जब i पर केवल सम घात होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो उसका मान केवल -1 या 1 ही होगा। और जब विषम घात होंगे, 3 घात, 5 घात, 7 घात, तो आप देख सकते हैं -i या +i हो सकता है। ये भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि i पर सम घात लगाने पर उसका मान संभव है, विकल्प होगा -1 या 1। सम घात लगाने पर, विषम घात लगाने पर उसका मान क्या पॉसिबल है, -i या फिर +i। तो ये i का गुणधर्म है, i एक काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, समृद्ध संख्या किसे कहते हैं। तो जब समृद्ध संख्या हम लोग पढ़ लेंगे तो सबसे बड़ा सेट हमारा अब तक जो रियल नंबर था वो हट जाएगा, अब एक नया संख्याओं का समुच्चय शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या है। तो आइए हम समृद्ध संख्या को डिफाइन करते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जो a + ib के रूप में लिखी गई हो, जहां a और b वास्तविक नंबर हैं और i अभी आप पढ़े क्या, तो इस टाइप की कोई भी संख्या है तो उसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं। और यह समृद्ध संख्या को हम अक्षर z से प्रकट करते हैं। इस समृद्ध संख्या के 2 भाग होते हैं, एक पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होगा और एक काल्पनिक संख्या होगा। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें i से पूरा हो गया तो वह एक काल्पनिक नंबर होगा। क्यों, जैसे मान लो 4i ही लिख दें तो थोड़ा इसका वर्ग करके देखिए क्या होगा, 16i²। और अभी आप पढ़े हैं i² का मान क्या होता है, -1, तो मीन्स इसका मान हो गया -16। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक है, ऐसी संख्याओं को ही हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, या अधिकल्पित संख्या। नया शब्द आता है अधिकल्पित संख्या, अधिकल्पित संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके 2 भाग होते हैं, वास्तविक भाग और इसे कहते हैं काल्पनिक भाग या अधिकल्पित भाग, ऐसी संख्याओं को ही हम समृद्ध संख्या बोलते हैं। इसे नोट कैसे करेंगे, रियल पार्ट REZ, रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ a, और इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, काल्पनिक भाग क्या है IB। जैसे z एक समृद्ध संख्या हो 2 + 3i, और इसमें कहा जाए REZ क्या है तो आप कहेंगे 2 है, और इमेजिनरी z क्या है, काल्पनिक भाग 3i है। तो किसी भी समृद्ध संख्या के 2 भाग होते हैं, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपसे कहा जाए 5 क्या है, 5 के बारे में बताना हो कि समृद्ध संख्या है कि नहीं, सोचिए। आप कहेंगे नहीं ये तो वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या 5 को हम 5 + i × 0 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 नंबर मिल गए, ये रियल है, 5 और 0 ऑलरेडी रियल नंबर है, तो फिर ये समृद्ध संख्या है। इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्याएं समृद्ध संख्याएं होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए क्या 5 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप बोलते थे 5 को, तो आप 5/1। तो जैसे जैसे हम समुच्चय बढ़ाए थे, नेचुरल नंबर, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और फिर रियल नंबर, तो सबसे बड़ा सेट मिला था रियल नंबर। तो ऐसे सब अब तक का सबसे बड़ा सेट हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का समुच्चय होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं समृद्ध संख्याएं भी होती हैं। 2 समृद्ध संख्याएं दी गई हो, जैसे a + ib एक समृद्ध संख्या है और c + id भी एक समृद्ध संख्या है। ये दोनों समृद्ध संख्याएं कब बराबर होती हैं, जब इनके अलग अलग वास्तविक भाग आपस में बराबर हो, काल्पनिक भाग आपस में बराबर हो। ये बराबर तभी होगा जब a = c होगा और b = d होगा।
वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर और काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर हैं, तभी ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसे ही अभी इस चैप्टर में हम लोग सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित और भी गुणधर्म पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सम्मिश्र संख्या को डिफाइन करेंगे, काल्पनिक नंबर क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं, और सम्मिश्र संख्याओं की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस बातों को डिफाइन करते हैं। तो अभी हम सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पर दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग देंगे। उसमें हम ये देखेंगे इसमें कौन कौन से गुणधर्म आ रहे हैं। सबसे पहले योग के बारे में सोचते हैं। जैसे कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हों, एक Z1 2 + 3i, चाहे a + ib ही लेते हैं, और Z2 एक सम्मिश्र संख्या c + id। अगर इसको जोड़ दें तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे a + ib c + id, तो वास्तविक संख्याओं को एक में जोड़ेंगे a + c + i, और इसको जोड़ेंगे b + b। ऑलरेडी a b c d तो रियल नंबर है, दो रियल नंबर का योग भी रियल होगा, मीन्स ये a + ib का रूप मिल रहा है। ऐसे कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं जोड़ते हैं तो उनका योग सदैव एक सम्मिश्र संख्या ही होगा। इस बात को ही हम क्या कहते हैं, संबरक नियम। इसे हम बोलते हैं संबरक नियम। तो इसका मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं में या सम्मिश्र संख्याओं में संबरक नियम, योग के लिए संबरक नियम लागू होता है। इस प्रकार योग का क्रम विनिमय नियम क्या होगा, योग का क्रम विनिमय नियम, यदि दो सम्मिश्र संख्याओं में Z1 + Z2 इक्वल हो जाए Z2 + Z1 तो क्या लगता है, होगा ही। a + ib में c + ib जोड़े या c + id में a + ib जोड़े तो ऑलरेडी दोनों बराबर होंगे, तो इसमें योग का क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है। ऐसे इसमें साहचर्य नियम भी लागू होता है, योग का साहचर्य नियम भी लागू होता है। साहचर्य नियम क्या है, Z1 + Z2 + Z3 तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं, इन दो को एक बार जोड़ लें, और Z1 + Z2 + Z3 इन दोनों को एक बार जोड़ें, अगर ये दोनों बराबर हैं तो साहचर्य नियम की पुष्टि होती है। चौथा, योग का तत्समक अवयव। पहले तो आप तत्समक को ही समझें। तत्समक का अर्थ आप क्या समझते हैं, वास्तविक संख्याओं में चलिए, तो ये वास्तविक संख्या था। तत्समक अवयव उसे बोलते हैं जिसको यहाँ जोड़े तो ये a ही हो। तो वास्तविक संख्याओं में योग का तत्समक अवयव हम लोग 0 को नोट करते थे। ऐसे हम कोई सम्मिश्र संख्या हो, कोई भी सम्मिश्र संख्या, तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं तत्समक। जैसे कोई भी सम्मिश्र संख्या Z हो या a + i भी हो, एक सम्मिश्र संख्या, इसमें 0 + 0i जोड़ दें तो ये ऑलरेडी a + ib ही हो। तो एक सम्मिश्र संख्या Z 0 + 0i उपलब्ध है, जिसके लिए Z प्लस इस एलिमेंट को जोड़ते हैं तत्समक अवयव को, तो वह Z ही होगा। तो इसका मतलब योग के लिए तत्समक अवयव एग्जिस्ट करता है, उपलब्ध है। और इसका पांचवा एक गुणधर्म ये होगा प्रतिलोम या व्युत्क्रम, योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं उसे, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, Z जैसे a + ib में हम -a - ib जोड़ दें तो ये शायद 0 होगा। किसी सम्मिश्र संख्या का तत्समक अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसको जोड़े तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल जाए। तत्समक अवयव क्या हम बोल दे, उल्टा बोल दे, फिर अब से सुनिए। किसी सम्मिश्र संख्या में एक ऐसी सम्मिश्र संख्या जोड़ें कि योग क्या हो जाए, उसका तत्समक आ जाए, 0 आ जाए, तो इस संख्या को हम बोलेंगे इसका योगात्मक प्रतिलोम है। और इसे भी बोलेंगे
इसका योगात्मक प्रतिलोम ये है और इसका योगात्मक प्रतिलोम ये होगा। तो यहाँ योगात्मक प्रतिलोम भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका भी योग के लिए ऐसे हो गया। अब दो समृद्ध संख्याओं में गुणन के लिए हम गुणधर्म देखेंगे कि समृद्ध संख्याएं गुणा के लिए कौन कौन से नियम का पालन करती हैं। गुणन के लिए समवर्ग नियम लागू होता है। कैसे? दो समृद्ध संख्या हम लेते हैं, उनका गुणनफल कर रहे हैं तो हमेशा समृद्ध संख्या ही मिलेगा। दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। Z1 ये इक्वल होगा। दो समृद्ध संख्याओं के गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। तो साहचर्य नियम में तीन समृद्ध संख्या लेते हैं, Z1 Z2 Z3, ये दोनों का गुणा एक में कर लें और Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये बराबर ही होगा। तत्समक अवयव समृद्ध संख्या में एक एलिमेंट ऐसा होता है 1 + 0i। किसी भी समृद्ध संख्या में इसका हम गुणा करते हैं Z में करें, ये Z ही होगा यानी कि 1 है। तो गुणन का तत्समक अवयव क्या होगा? 1 + 0i। योग का तत्समक अवयव भी पढ़े आप क्या? 0 + 0i। तो तत्समक अवयव गुणन के लिए होगा 1 + 0i। प्रतिलोम प्रत्येक समृद्ध संख्या का प्रतिलोम अवयव 1/z होगा, क्योंकि Z में 1/z का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये आना चाहिए तत्समक अवयव। गुणा के लिए है तो गुणन का तत्समक अवयव। तो प्रत्येक समृद्ध संख्या का प्रतिलोम गुणन का प्रतिलोम 1/z होगा, अर्थात ये भी एग्जिस्ट करता है, उपलब्ध है। मीन्स इसके गुणन का प्रतिलोम और तत्समक दोनों का अस्तित्व है। अब ये नियम केवल योग और गुणन के लिए ही परिभाषित है। अंतर और भाग में ये सब नियम नहीं लागू होता, लेकिन अंतर और भाग को आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। दो समृद्ध संख्याओं का अंतर क्या करेंगे? जैसे समृद्ध संख्या Z1 - Z2 ये अंतर है। जैसे कोई समृद्ध संख्या a + ib है, इसमें से c + id को माइनस करना है तो इस वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग हटाएंगे और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को ही हटाएंगे। जैसे यहाँ आएगा a - c + i b - d, और ऐसे भाग करना है। दो समृद्ध संख्याओं का भाग क्या होगा? Z1/Z2। तो ये चारों संक्रियाओं के लिए हो गया योग, गुणन, अंतर और भाग। अब यहाँ एक डिफिनेशन और रह गया आपका, समृद्ध संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई समृद्ध संख्या Z a + ib दी गई हो, इसके मापांक को हम मॉड Z से नोट करते हैं और इसके वास्तविक भाग a² और प्लस काल्पनिक भाग में i के कोएफिशिएंट का ही वर्ग ऐसे नोट करते हैं। तो मॉड Z = a² + i² b²। जैसे मान लो Z बराबर i + 4i दिया गया हो और आपसे कहा जाए इसका मॉडुलस बताइए, इसका मापांक क्या होगा, तो आप लिखेंगे √5² + 4²। ये हो गया 25 + 16, इसको जोड़ेंगे 6 × 5 = 11, 2 × 3 = 4, 41 इसका मापांक होगा। और एक परिभाषा और है, किसी समृद्ध संख्या का संयुग्मी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी समृद्ध संख्या का संयुग्मी होगा। जैसे समृद्ध संख्या Z a + ib है तो इसका संयुग्मी क्या होगा? इसके संयुग्मी को हम नोटेशन के द्वारा Z बार से नोट करेंगे a - ib। दोनों में वास्तविक भाग सेम लिखना है, काल्पनिक भाग अंक नहीं बदलेगा, केवल प्लस या माइनस। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। a + ib समृद्ध संख्या है, इसका संयुग्मी समृद्ध संख्या a - ib होगा। जैसे आपको कहा जाए Z बराबर 2 + 3i, इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी? 2 - 3i। अगर ऑलरेडी पहले से ही ये 2 - 3i है, इसका संयुग्मी क्या होगा? 2 + 3i। जैसे कोई समृद्ध संख्या Z बराबर -2 + 3i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? संयुग्मी समृद्ध संख्या
इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये माइनस है तो -2 ही होगा, ये बदलेगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इसमें कोई चेंज नहीं, ये जैसे है वैसे लिखना होगा आपको। ओके, तो किसी भी समृद्ध संख्या की संयुग्मी समृद्ध संख्या आप निकाल सकते हैं। और अभी आज ही इसी वीडियो में हम गुणात्मक प्रतिलोम का डेफिनेशन दिए थे। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का एक मेथड में यहाँ समझा रहे हैं। ये डेफिनेशन आप बुक से नोट करेंगे, बातों को सुने और किताब के सहारे थोड़ा नोट भी करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे कोई समृद्ध संख्या z बराबर a प्लस IB दी गई हो, ये तो आप पढ़ चुके हैं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/z होगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम वह समृद्ध संख्या होगी कि इसमें गुणा करें तो क्या आ जाएगा? एक आएगा। तो z में 1/z का गुणा करेंगे तभी 1 होगा। तो यहाँ तो ठीक, लेकिन इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? उसको हम a प्लस IB के रूप में ही जवाब देना चाहते हैं। जैसे 2 प्लस 3i है, हम यहाँ पर a प्लस IB के ही रूप में एक संख्या बनाना चाहते हैं ताकि 1 आ जाए, तो वह नंबर क्या होगा? इस डेफिनेशन से तो आप इसके जगह पे क्या बोलेंगे? 1/2 प्लस 3i होगा, ये कट के 1 होगा। लेकिन जवाब हम ऐसे अंश में ही a प्लस IB देना चाहते हैं, तो उसको निकालने की एक विधि है, इसी फार्मूले में आप बना सकते हैं। जैसे ये तो हो गया गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा, तो z की जगह पर क्या है? a प्लस IB है, ये होगा। हम इसमें अगर a माइनस IB से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो क्या होगा? गुणा करें तो a माइनस IB अपॉन इसका गुणा करोगे a स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर होगा, ये तो वर्गांतर नियम है। तो a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ i स्क्वायर होगा, b स्क्वायर, तो i स्क्वायर का मान अभी इस वीडियो में बताया -1 है, तो -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं? 1/z को हम लिखेंगे क्या? a अपॉन, या इसको ऐसे भी नोट कर लो, ये z बार लिख सकते हैं, z बार अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी तो डिफाइन किया हम संयुग्मी संख्या, a प्लस IB की संयुग्मी है, तो इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। z बार अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस IB का रूप हो गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया है z इक्वल 2 प्लस 3i और इसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो आप z बार निकालो, z बार क्या होगा? या गुणात्मक प्रतिलोम का सीधे फार्मूला क्या हो गया? z बार अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो z बार क्या होगा? 2 माइनस 3i अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13, तो ये सीधे हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें इसका गुणा करके हम चेक भी कर सकते हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। 1 आएगा, कैसे? 2 प्लस 3i में 13, 2 माइनस 3i बटे 13 का अगर गुणा करते हैं तो क्या है? करें इसका गुणा a प्लस b माइनस 4 माइनस 9i स्क्वायर अपॉन 13, i स्क्वायर का मान -1 तो +1 हो गया, 9 4 13 बटे 13 हो गया। तो ऐसे किसी भी समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम इस फार्मूले से हम नोट करेंगे, निकाल लेंगे।